नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी के 13वें चैप्टर पे चर्चा करेंगे। और जो 13वां चैप्टर है उसका टाइटल है नॉलेज, एरर एंड प्रोबेबल ओपिनियन। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे रसल ने पिछले चैप्टर में चर्चा की, अपनी करस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ रियलिटी दी और उसमें बताया कि जो ट्रुथ हम तभी किसी चीज को कह सकते हैं या किसी बिलीफ को हम तभी ट्रुथ वैल्यू ascribe कर सकते हैं जब वो किसी फैक्ट के करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करती हो, तो करस्पॉन्ड करती है। फिर रसल उस डिस्कशन को बढ़ा करके ले आते हैं और क्राइटेरिया फॉर ट्रुथ से आगे बढ़ के वो इस बात पे चर्चा करते हैं कि कैसे हम किसी ट्रुथ को किसी फॉल्सहुड से डिवाइड करेंगे या किसी ट्रुथ को फॉल्सहुड से कैसे पृथक करेंगे। क्योंकि बिलीफ जो होते हैं वो कई बार गलत हो सकते हैं, इसलिए हम कई बार अनएग्जामिन्ड बिलीफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो रसेल अपनी ट्रुथ को लेकर के, इस चर्चा को लेकर के आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, उनसे एक प्रश्न पूछते हैं और वो कहते हैं, कैन वी एवर ट्रूली नो एनीथिंग? क्या हम कभी किसी बात को असल में जान सकते हैं? और रसेल यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में डिवीजन दिखाते हैं, दो टर्म्स के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं। पहला होता है नोइंग और दूसरा होता है नॉलेज। फिर नॉलेज क्या हुआ? नॉलेज हो गया ट्रू बिलीफ। लेकिन वो ये कहते हैं कि ऑर्डिनरी या एवरीडे लैंग्वेज में हम लोग कई बार हमेशा ट्रू बिलीफ को नॉलेज नहीं मानते। उसके लिए वो एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे अगर ए मानता है कि लास्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम बी से स्टार्ट होता है, अगर कोई ऐसा मानता है तो उसकी ऐसे उसका ऐसा मानना सत्य हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके पीछे जो रीजनिंग हो वो गलत हो। ऐसे केस में जो बिलीफ होगा वो नॉलेज नहीं होगा। इसको मैं फिर से दोहराता हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी मान्यता को रखता है और उस मान्यता को रखने के पीछे वो एक गलत रीजन प्रोवाइड करता है, तो वो मान्यता ज्ञान नहीं होगी। वो मान्यता अपने आप में ज्ञान नहीं कहलाएगी। अगर हम ये माने, एक रियल लाइफ एक इसी से जुड़ता हुआ एग्जांपल अगर आप लेना चाहें कि अगर मैं मानता हूं कि हमारे पिछले प्रधानमंत्री का नाम म से शुरू होता है और मैं ये मानता हूं कि वो म मंदिरा बेदी हैं, तो हालांकि ये जो बिलीफ है ये सत्य है। ये जो बिलीफ है कि हमारे पिछले प्रधानमंत्री का नाम म से चालू होता था, ये बिलीफ सत्य है, लेकिन ये अपने आप में नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे जो मैंने रीजन लगाया कि हमारे पिछले प्रधानमंत्री का नाम मंदिरा बेदी है, ये नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि ये फॉल्स रीजन पे बेस्ड है। ठीक है। अब इसके बाद रसेल असर्ट करते हैं या रसेल कहते हैं कि अ ट्रू बिलीफ इज नॉट नॉलेज व्हेन इट इज deduced फ्रॉम अ फॉल्स फैक्ट। एक ट्रू बिलीफ नॉलेज नहीं होगी अगर उसे हम फॉल्स बिलीफ से डिड्यूस करेंगे। Therefore, a true belief has to be asserted. A true belief is knowledge only when it is asserted from a true belief. फिर वो कहते हैं, रसल कहते हैं कि जो फॉलेशियस रीजनिंग है इट कैन नॉट प्रोड्यूस नॉलेज। जो भ्रांत पद्धति से जो आपकी विचारणा है, अगर आप उसके बेसिस पे अगर आप आर्ग्यू करें तो आप नॉलेज तक नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप ये कहें कि ऑल ग्रीक्स आर मेन, सोक्रेटिस वाज अ मैन, ये दोनों प्रेमिसेस आपके सत्य हैं और इससे आप कंक्लूजन ये निकालें कि सोक्रेटिस वाज अ ग्रीक, तो ये तो ट्रू होगा, लेकिन ये इनकरेक्टली इन्फर्ड होगा। ऑल ग्रीक आर मेन, सोक्रेटिस वाज अ मैन,
देयरफॉर सोक्रेटिस वाज अ ग्रीक। ये हालांकि सत्य है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बिलीफ है, ये सत्य है, लेकिन इसके पीछे जो रीजनिंग लगाई गई है वो इनकरेक्ट रीजनिंग लगाई गई है, या जो इन्फरेंस लगाया गया है वो इनकरेक्ट लगाया गया है, और इसलिए ये नॉलेज नहीं हो सकती, क्योंकि आपने जो रीजनिंग लगाई है वो गलत लगाई है। आपका कंक्लूजन सही हो सकता है, आपकी रीजनिंग गलत है, इसलिए आप ट्रू नॉलेज पे नहीं पहुंचे। फिर अब रसेल कहते हैं नथिंग इज नॉलेज एक्सेप्ट व्हाट इज वैलिडली डिड्यूस्ड फ्रॉम ट्रू प्रोमिसेस। तो इस प्रकार से रसेल कहते हैं कि ट्रू नॉलेज क्या होगा? ट्रू नॉलेज वो होगा जिसे आप ट्रू प्रेमिसेस से डिड्यूस करते हैं। नॉलेज इज नथिंग इज नॉलेज एक्सेप्ट व्हाट इज वैलिडली डिड्यूस्ड फ्रॉम ट्रू प्रेमिसेस। आपका सही आगमन या सही निगमन जो आप करते हैं किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट से, किसी ग्रुप ऑफ प्रेमिसेस से, वही नॉलेज होगा। इसके अलावा कोई और नॉलेज नहीं होगा। अगर आप ट्रू प्रेमिसेस से फॉल्स कंक्लूजन निकालते हैं या आपकी जो रीजनिंग की पद्धति है वो सही नहीं है, तो वो नॉलेज नहीं होगा। Russell rejects this because true premises alone are insufficient. They must also be known. Russell इसे रिजेक्ट करते हैं, इस कंक्लूजन को कि नथिंग इज नॉलेज एक्सेप्ट व्हाट इज वैलिडली डिड्यूस्ड फ्रॉम ट्रू प्रेमिसेस। रसेल इसे रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ट्रू प्रेमिसेस अपने आप में इनसफिशिएंट है। हमें ये जानना भी होगा कि क्या वो एग्जिस्ट करती हैं, क्या वो सत्य हैं या नहीं। और इस प्रकार से अगर हम डेफिनेशन को रिवाइज करें और हम नोन प्रेमिसेस को लेकर के आए, नोन प्रेमिसेस टर्म को लेकर के आए इंस्टेड ऑफ ट्रू वंस, इट बिकम सर्कुलर। तो आप नोन से नोन को निकाल रहे हैं और ये एक प्रकार की सर्कुलर रीजनिंग हो जाएगी। अगर आप ये कहें नथिंग इज नॉलेज एक्सेप्ट व्हाट इज वैलिडली डिड्यूस्ड फ्रॉम नोन प्रेमिसेस, तो आप सर्कुलर रीजनिंग कर रहे होंगे, क्योंकि आप जो नॉलेज आप डिड्यूस करने की सोच रहे हैं वो तो पहले ही उन स्टेटमेंट्स में एग्जिस्ट करती है। तो रसेल इसको रिजेक्ट करते हैं और आगे वो कहते हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये उन्हीं डेरिवेटिव नॉलेज के लिए काम करती है, नॉलेज वैलिडली डिड्यूस्ड फ्रॉम प्रेमिसेस नोन इंट्यूटिवली। ये उन्हीं ये जो आपकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जो आपकी है, नथिंग इज नॉलेज एक्सेप्ट व्हाट इज वैलिडली डिड्यूस्ड फ्रॉम ट्रू प्रेमिसेस, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ओनली फॉर दोज डेरिवेटिव नॉलेज which are validly deduced from premises known intuitively। जिन premises से आपका intuitively या आपका अपरोक्ष रूप से आप जिनको आप जानते हैं, उन्हीं premises से आप deduce कर सकते हैं। फिर इस नॉलेज की डेफिनेशन पे एक और ऑब्जेक्शन लगता है, validly deduced from known premises is that it unduly limits knowledge। ये जो आपका आपने जो टर्म लगाया है validly deduced from known premises, ये आपकी नॉलेज को बहुत लिमिट करके रखता है, क्योंकि आप किसी भी एक इंस्टेंस के ही आप सारे केसेस नहीं देख सकते, और इस दुनिया में तो कई सारे इंस्टेंसेस हैं, कई सारे अलग अलग फिनोमेना हैं, तो उन अलग अलग फिनोमेना के अलग अलग इंस्टेंसेस को आप नहीं देख सकते, तो ये आपकी नॉलेज को लिमिट कर देता है। फिर रसेल कहते हैं कि अधिकतर या कई बार जो हम लोग ट्रू बिलीफ होल्ड करते हैं वो फॉर्मल इन्फरेंस के थ्रू नहीं होल्ड करते हैं, हम उसे इंट्यूटिव नॉलेज के थ्रू या इंट्यूटिव नॉलेज के कारण होल्ड करते हैं। जो इन्फरेंशियल रीजनिंग होती है वो कई बार साइकोलॉजिकल लेवल पे, अनकॉन्शियस लेवल पे प्ले होती है, और इसलिए हम कई बार जो बिलीफ्स हैं उन्हें फॉर्मल इन्फरेंस के थ्रू नहीं बल्कि एविडेंट एविडेंट इंट्यूटिव नॉलेज के तौर पे समझते हैं या उन्हें होल्ड करते हैं। एक एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि अगर आप एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो कि ये स्टेट कर रही हो कि यूके के राजा मर गए या यूके की रानी मर गई या एक्सपायर कर गई,
अगर आप ये न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ते हैं तो आप मानते हैं कि ये जो बिलीफ है ये जस्टिफाइड है। इस बात के लिए आप इन्फेरेंस पे रिलाई नहीं करते हैं। आप जो न्यूज़पेपर्स की ट्रस्टवर्दीनेस है, जो उन न्यूज़पेपर्स की प्रामाणिकता है, उन पे आप डिपेंड करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ। जैसे कि एक बार अनुराग कश्यप जो फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फेमस दिलीप कुमार, एक जो फेमस एक्टर थे, वेटरन एक्टर थे, उनकी डेथ के बारे में उन्होंने ट्विटर पे क्लेम कर दिया। और कई लोगों ने उसे सत्य मान करके कि भाई इतने बड़े आदमी ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री के आदमी ने फिल्म इंडस्ट्री के आदमी के बारे में कहा, तो वो भाई ट्रस्टवर्दी होगा, और इसलिए आ, वो सही बात को कोट कर रहे होंगे या सही बात बता रहे होंगे। जबकि उस समय सत्य ये था कि उनकी हालत गंभीर थी, तबीयत खराब थी, लेकिन वो एक्सपायर नहीं किए थे। तो इस प्रकार से कई बार आप ये पाते हैं कि आप कई बार इन्फरेंसेस के ऊपर नहीं रिलाई करते हैं। वो इन्फरेंसेस की जगह पे आप एक जो जनरल ट्रस्टवर्दीनेस, एक जनरल प्रामाणिकता जो होती है, उस पे आप डिपेंड करते हैं। Our belief in the newspaper's report is based on sense data rather than direct experience on the event. ये जो हमारी मान्यता है किसी एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बारे में कि वो सत्य है, वो सेंस डेटा पे रिलाई नहीं कर रहा है। वो सेंस डेटा पे रिलाई कर रहा है, आपके एक्सपीरियंस पे नहीं। आप लेटर्स जो यूज हुए हैं किसी एक आर्टिकल को लिखने के लिए, उन लेटर्स से वर्ड बनाकर आप उनकी मीनिंग इन्फर कर सकते हैं। लेकिन जो मीनिंग है वो आपको दरअसल एसोसिएशन से पता लगती है, rather देन एक्सप्लिसिट रीजनिंग। किसी भी शब्द की जो मीनिंग है वो आप लेटर्स को जोड़ करके बना सकते हैं। तो किसी भी शब्द की जो मीनिंग होती है उसको समझने के लिए केवल आपको एसोसिएशन, उन वर्ड्स के एसोसिएशन को समझना है, और वो जो मीनिंग है वो अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। आपको उसके लिए अलग से रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब दरअसल इससे ये कंक्लूड करते हैं कि जो डेरिवेटिव नॉलेज है ये इंट्यूटिव नॉलेज से उत्पन्न होती है, और जो कनेक्शन है टर्म्स के बीच में, वो सिर्फ एसोसिएशन पे बेस्ड है। उनके एक साथ वो टर्म्स कैसे आते हैं, उनका सीक्वेंस कैसा है, सिर्फ वर्ड्स कौन कौन से यूज किए गए हैं, उनका जो एसोसिएशन है उन पे डिपेंड करती है, लॉजिकल इन्फरेंस पे नहीं डिपेंड करती। डेरिवेटिव नॉलेज इंट्यूटिव नॉलेज से डिपेंड करती है, या वो नॉलेज जिसके पीछे आपको रीजनिंग नहीं लगानी पड़ती है। जो इंट्यूटिव नॉलेज है वो सिर्फ वर्ड्स के बीच में कनेक्शन से उत्पन्न होती है, और उनके बीच में जो एसोसिएशन होती है उसको डिड्यूस करने के लिए आपको किसी प्रकार की लॉजिकल इन्फरेंस को लगाने की जरूरत नहीं होती। इस पद्धति को दरअसल कहते हैं कि वो साइकोलॉजिकल इन्फरेंस है। आपका एक बिलीफ से दूसरे बिलीफ पर जाना, एक पेपर में आपको बिलीफ मिलती है कि फलाने मर गए, एक्स पर्सन हैज डाइड, और एक्स पर्सन हैज डाइड इन रियलिटी, ये जो बिलीफ है ये उत्पन्न होता है बिना किसी फॉर्मल रीजनिंग के। when you read in a paper that a person named x has died, you believe or you psychologically infer that the person has died in reality, not through any formal reasoning but through a psychological inference, कि इस पेपर में निकला है तो ये बात सत्य तो होगी ही। और इस प्रकार से हमारी बहुत सारी नॉलेज इस प्रकार से डिपेंड करती है, या बहुत सारी नॉलेज जो हम डेली लाइफ में जिससे हम डील करते हैं वो इसी प्रकार से या इसी साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस से पे डिपेंड करती है। एक प्रिंट में कोई बात पढ़ना एक इसका एग्जाम्पल होता है, और ये एक मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये जो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है, कि
कई लोग कई बार व्हाट्सएप पे, क्योंकि या व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे आप बहुत लोगों को इसलिए भी एतबार रहता है क्योंकि वो मानते हैं कि टेलीफ आपके मोबाइल फोन पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सत्य होती है, क्योंकि उस पे काफी प्रकार की सत्य नॉलेज या ट्रू नॉलेज को दिखती है आपको। और इसीलिए आप, जैसे कि आपको एग्जांपल आप देख लूं कि आपको मोबाइल पे अधिकतर जो इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर आप ब्राउजिंग छोड़ दें या ब्राउजिंग को ले भी लेते हैं जो है, तो आप ये पाएंगे कि अधिकतर जो नॉलेज आपको मोबाइल से मिल रही है वो ट्रू मिल रही है। जैसे कि बैटरी का लेवल वो ट्रू मिल रहा है आपको, वो सत्य बात है। आप अगर किसी चीज को लेकर के किसी फैक्ट को लेकर के अगर आप कोई न्यूज देखते हैं तो वो भी आपको सत्य मिलती है, अगले दिन आप उसे चेक करते हैं तो आप पाते हैं कि वो सत्य है। इस प्रकार से बहुत सारी जो जानकारियां आपको आपके सेलफोन पे दिखाई दे रही हैं वो जानकारियां सत्य हैं। और यही एक कारण है कि आप इसी प्रकार से, या कई लोग इसी प्रकार से व्हाट्सएप या फेसबुक पे भी जो जानकारियां मिलती हैं उसे सत्य मान लेते हैं। ठीक है। फिर रसल इंट्यूटिव नॉलेज को आइडेंटिफाई करते हैं और वो कहते हैं कि इंट्यूटिव नॉलेज डेरिवेटिव नॉलेज नहीं, या इंट्यूटिव नॉलेज को आप किसी दूसरे नॉलेज से या बिलीफ से या फैक्ट से आप डराइव नहीं करते। और ये एक चैलेंज है एपिस्टेमोलॉजी के लिए। डेरिवेटिव नॉलेज कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट इंट्यूटिव नॉलेज, बट इंट्यूटिव नॉलेज इटसेल्फ लैक अ क्लियर क्राइटेरियन फॉर वैलिडेशन। डेरिवेटिव नॉलेज जो आप डिड्यूस करते हैं वो आप इंट्यूटिव नॉलेज से डिड्यूस करते हैं, लेकिन इंट्यूटिव नॉलेज के बारे में एक क्लियर क्राइटेरियन रखना, उसके वैलिडिटी के बारे में क्लियर क्राइटेरियन रखना, ये मुश्किल है। और यहां से रसल असर्ट करते हैं, या रसल ये कहते हैं कि ऑल आवर नॉलेज ऑफ ट्रुथ इज इन्फेक्टेड विद सम डिग्री ऑफ डाउट। सत्य के बारे में हमारे जितने भी ज्ञान है, या ट्रू स्टेटमेंट्स के बारे में हमारे जितने भी ज्ञान है, उनमें हम 100% सर्टेन तो नहीं हो सकते। उनमें हमेशा डाउट का एक एलिमेंट तो बना रहेगा। लेकिन ये जो सेल्फ एविडेंस का कॉन्सेप्ट है, ये कई बार ये जो इस परेशानी को अ, हटा देता है, और एक इंट्यूटिव नॉलेज के लिए या इंट्यूटिव ट्रुथ के लिए एक बेसिस प्रोवाइड करता है। सेल्फ एविडेंस की जो अवधारणा है वो कई बार इस परेशानी को हटा देती है कि आपकी जो नॉलेज है उसमें हमेशा एक एलिमेंट ऑफ डाउट रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको एलिमेंट ऑफ डाउट रहे इस नॉलेज पे कि आपका खाना जहरीला नहीं है, उसमें जहर नहीं मिलाया गया है, तो आप फिर सोचते रह जाएंगे या नहीं खाएंगे, या घर में कलेश करेंगे कि खाने में शायद जहर हो सकता है। लेकिन ये जो आप सेल्फ एविडेंट नॉलेज लेते हैं, ये सेल्फ एविडेंट नॉलेज कई बार नॉलेज ऑफ ट्रुथ या इंट्यूटिव ट्रुथ के लिए एक बेसिस प्रोवाइड करता है। सेल्फ एविडेंस अलाउज फॉर सर्टेन ट्रुथ्स टू बी जज्ड इनफॉलिबल। सेल्फ एविडेंस के कारण ही आप कुछ ट्रुथ्स को ऐसा कह पाते हैं कि ये कभी गलत नहीं है या इनफॉलिबल है। रसल फिर से अपने बात को दोहराते हैं और वो कहते हैं, व्हेन अ ट्रू बिलीफ करेस्पॉन्ड्स टू अ फैक्ट, द बिलीफ कॉन्स्टिट्यूट्स नॉलेज ऑफ दैट फैक्ट। जब एक ट्रू बिलीफ किसी फैक्ट को करेस्पॉन्ड करती है, आपके मन में जो अवधारणा है वो किसी बिलीफ को लेकर के करेस्पॉन्ड करती है, तो वो जो बिलीफ है वो उस फैक्ट के बारे में नॉलेज होगा। फिर नॉलेज बाय परसेप्शन या एक्वेंटेंस। नॉलेज ऑफ फैक्ट्स में दो प्रकार के डिस्टिंक्शन को लेकर के आते हैं रसेल। और पहला जो डिस्टिंक्शन है वो कहते हैं कि नॉलेज बाय परसेप्शन हो सकता है, या नॉलेज बाय एक्वेंटेंस जिसे हम कहते हैं। नॉलेज बाय एक्वेंटेंस वो जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है किसी फैक्ट का। जैसे कि आप वेस्ट में देखें और ये पाएं कि जो सूर्य है वो अस्त हो रहा है, ये डायरेक्ट नॉलेज है किसी इवेंट के बारे में, ये आपको इन्फर नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे ही जो नॉलेज ऑफ ट्रुथ है, नॉलेज ऑफ ट्रुथ जो कि आपको जजमेंट के थ्रू मिलता है, वो
एक बिलीफ होता है जो कि किसी एक फैक्ट को करस्पॉन्ड कर रहा होता है। अगर आपको ये पता हो कि दिन में शाम किस वक्त होती है, 6 7 8 बजे, दिन साल का कौन सा मौसम चल रहा है, अगर आपको ये सारी बातें पता हो, तो आप बिना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के भी ये डिड्यूस कर सकते हैं कि 7 बज रहे होंगे अगर गर्मी के टाइम में, तो सूर्य अब अस्त होने वाला होगा या हो रहा होगा। अब यही एक फैक्ट इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यही एक फैक्ट हमें दो प्रकार से मिलता है। पहला एक्वेंटेंस के थ्रू, डायरेक्ट परसेप्शन के थ्रू, और दूसरा जजमेंट के थ्रू, जो कि इन्फेरेंशियल नॉलेज है। फिर नॉलेज बाय एक्वेंटेंस इज पॉसिबल ओनली व्हेन फैक्ट एक्चुअली एग्जिस्ट, दैट इज व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आर ट्रूली रिलेटेड इन द वे दे अपीयर। नॉलेज बाय एक्वेंटेंस जो होता है ये तभी पॉसिबल है जब उससे करस्पॉन्डिंग फैक्ट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा हो। मतलब इससे ये साबित होता है कि जब एलिमेंट्स किसी कॉम्प्लेक्स के वो एक जैसे कि डेस्डेमोना लव्स कैशियो, वो एक साथ वैसे ही जुड़े हों जैसे कि वो आपको दिख रहे हैं। फिर नॉलेज बाय जजमेंट हाउएवर ओनली रिक्वायर्स दैट द पार्ट्स एंड रिलेशन एग्जिस्ट। ये जो नॉलेज बाय जजमेंट है, ये इसके लिए मात्र जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो पार्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनके बीच में जो संबंध है वो एग्जिस्ट कर रहे हों, even if the relation does not actually hold us believed. This means judgment can be erroneous, as one may believe a relation exists when it does not, whereas acquaintance based knowledge is only possible when the fact is real. इस प्रकार से जो नॉलेज बाय जजमेंट है उस पे आप प्रश्न उठा सकते हैं, क्योंकि वो रिलेशन और वो पार्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हों, आप इस बात पे प्रश्न उठा रहे हैं, आप उठा सकते हैं। जबकि अक्वेंटेंस बेस्ड जो नॉलेज है वो तभी पॉसिबल है जब उसके करस्पॉन्डिंग एक फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा हो। फिर पहले हम लोगों ने सेल्फ एविडेंस के लिए एक दो डिग्री दो एक स्टैंडर्ड्स हम लेकर के आए थे, और हमने एब्सोल्यूट सेल्फ एविडेंस के बारे में चर्चा की थी। एब्सोल्यूट सेल्फ एविडेंस मतलब कि वो 100%, अगर आप किसी चीज के बारे में आप एब्सोल्युटली सेल्फ एविडेंस को ले रहे हैं, तो आप एक तरीके से उस ट्रुथ की एब्सोल्यूट गारंटी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। डिग्रीज ऑफ सेल्फ एविडेंस, ट्रुथ्स दैट आर जस्टिफाइड बट नॉट इनफेलिबल। जब आप किसी सेल्फ एविडेंस की डिग्रीज के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सेल्फ एविडेंट तो है, इसके पीछे आपको रीजनिंग नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन इसके थ्रू जो आपको मिल रहा है उसकी डिग्रीज हैं, तो आपका जो ट्रुथ होगा वो जस्टिफाइड होगा। लेकिन आप ऐसा कहें कि वो इनफॉलिबल होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर रसेल एब्सोल्यूट सेल्फ एविडेंस को थोड़ा और रिफाइन करते हैं, और वो कहते हैं कि इट अकर्स व्हेन वी हैव डायरेक्ट एक्वेंटेंस विद अ फैक्ट करस्पॉन्डिंग टू अ ट्रुथ, दैट इज ट्रुथ ऑफ परसेप्शन। एब्सोल्यूट सेल्फ एविडेंस तभी हो अकर करता है नेचर में जब आपका डायरेक्ट एक्वेंटेंस हो उस फैक्ट से जो कि ट्रुथ को करस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज ट्रुथ ऑफ परसेप्शन। एग्जाम्पल के लिए, ये फैक्ट कि ओथेलो मानता है कि डेस्डेमोना कैशियो से प्यार करती है, ये डिपेंड करता है डेस्डेमोना के एक्चुअल लव कैशियो से। और इस बात को सत्य स्थापित करने के लिए, या इस बात को सत्य मानने के लिए क्या चाहिए? डेस्डेमोना का खुद में इस बात को मानना, या खुद से इस डायरेक्ट एक्वेंटेंस का होना इस फैक्ट के साथ कि दैट शी लव्स कैशियो, तभी हम कह पाएंगे कि ये सेल्फ एविडेंट है। फिर दिस इलस्ट्रेट्स मेंटल फैक्ट्स एंड देयर प्राइवेसी सिमिलर टू प्राइवेट नॉलेज ऑफ सेंस डेटा। ये दिखाता है कि कैसे मेंटल फैक्ट्स जो हैं वो प्राइवेट हैं, या जो फीलिंग है या जो भावनाएं हैं वो प्राइवेट हैं आपकी। मेंटल फैक्ट्स जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, वो आपको इमीडिएटली नोन होते हैं, वो पब्लिक नहीं होते।
और ये उसी प्रकार से है जैसे कि सेंस डेटा है जिससे आप इमीडिएटली परिचित होते हैं। अब हर फैक्ट सेंस डेटा के बारे में इज एब्सोल्युटली सेल्फ एविडेंट टू द पर्सन एक्सपीरियंसिंग इट। जो सारे सेंस डेटा के बारे में जो आप की सेल्फ एविडेंट होना, सेंस डेटा का एब्सोल्युटली सेल्फ एविडेंट होना, ये उसी व्यक्ति के लिए हो सकता है जो कि उस ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। परसेप्शन से जजमेंट तक जाने के लिए आपको एनालिसिस चाहिए, और क्योंकि आप एक सत्य के लिए एक और फिल्टर बढ़ा दे रहे हैं, तो उस फिल्टर से गुजरने पे एक पॉसिबिलिटी ऑफ एरर उत्पन्न हो जाती है, या भ्रांति की या गलती की एक संभावना उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जब आप परसेप्शन से जजमेंट तक जा रहे हैं तो आप एनालिसिस कर रहे हैं, और एक और स्टेप, एक्स्ट्रा स्टेप जुड़ जाएगा, तो जो ओरिजिनल ट्रूथ है वहाँ उसकी जो पॉसिबिलिटी है ट्रू होने की वो कम हो जाती है, और पॉसिबिलिटी ऑफ एरर जो है वो बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि सीइंग द सन शाइनिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स फैक्ट, द सन एंड शाइनिंग, बट वन माइट जज, मिसजज और मिस इंटरप्रेट द फैक्ट। ये मानना कि जो सूरज है वो शाइन कर रहा है, ये इस मान्यता में आप एक कॉम्प्लेक्स फैक्ट को तोड़ रहे हैं, और वो कॉम्प्लेक्स फैक्ट को क्या, तो कॉम्प्लेक्स फैक्ट के टर्म्स क्या हैं? सूरज हो गया, शाइनिंग हो गया, इसको आप तोड़ रहे हैं। और इस तोड़ने की प्रक्रिया में आप कई बार फैक्ट को मिसजज कर सकते हैं या मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर सेल्फ एविडेंस के दूसरे सेंस में जो होता है वो अप्लाई करता है जजमेंट पे, डायरेक्ट एक्वेंटेंस या डायरेक्ट परसेप्शन पे नहीं, और ये डिग्रीज में एग्जिस्ट करता है। हाई सर्टेनिटी टू मियर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ बिलीफ। किसी जो आपका सेल्फ एविडेंस है वो कई बार जो जजमेंट्स के बारे में, वो डायरेक्ट परसेप्शन को नहीं इंगित कर रहा होता है, वो डिग्रीज में एग्जिस्ट कर सकता है, और वो डिग्रीज जो हैं वो हाई सर्टेनिटी से कम सर्टेनिटी, या किसी अ, दिन में सूरज चमकता है, ये आपकी जो बिलीफ है, इस बिलीफ में जो सर्टेनिटी है वो हाई है। और एक दूसरा बिलीफ कि रात में सूरज चमकता है, कोई मान सकते हैं, या फिर आप एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि धरती गोल है। ये आप ज्यादा सर्टेनिटी के साथ मान सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीजनिंग वगैरह है। और दूसरी की धरती चपटी है या फ्लैट अर्थ है, तो ये आप सर्टेनिटी के साथ तो नहीं मान सकते, लेकिन ये कुछ लोगों का मियर इंक्लिनेशन हो सकता है। अब इस सर्टेनिटी के अलग अलग पैमाने को लेकर के, या सर्टेनिटी के अलग अलग जो ग्रेडेशंस हैं, इनको लेकर के एक एग्जांपल रसेल देते हैं, और रसेल कहते हैं कि अ हॉर्स ट्रॉट्स अवे एंड एट फर्स्ट साउंड्स ऑफ हूव्स आर क्लियरली हियर्ड। जब घोड़ा दौड़ के कहीं जाता है तो सबसे पहले हमें उसके जो खुर हैं या जो उसके हूव्स हैं वो हमें क्लियरली सुनाई देती है। फिर जब वो आवाज, जो खुरों की आवाज जब फेड करती है, तो आप ये डाउट करने लगते हैं कई बार कि वो आपने सही में आवाज वो सुनी थी या आप इमेजिन कर रहे थे। और जब वो आवाज बिल्कुल ही आपको सुनना या सुनाई देना बंद हो जाती है, तब आप इस बात को लेकर के सर्टेन हो जाते हैं कि वो आवाज अब जा चुकी है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब घोड़े की दौड़ने की आवाज जब आती है, घोड़ों के जो नाल लगती है, खुर पे जो नाल लगती है, उस पे जो आवाज आती है, तो जब उससे आपका डायरेक्ट एक्वेंटेंस होता है तो आप उसे क्लियरली सुनते हैं। इस बात के लिए ये बिल्कुल हाईली सेल्फ एविडेंट है, हाईली सेल्फ एविडेंट या हाईली सर्टेन परसेप्शन बेस्ड जजमेंट है ये। फिर जब वो खुर की आवाज या वो नाल की आवाज धीमी होने लगती है, तो फिर आप ये अपने आप पे कई बार सोच सकते हैं कि आपको वो आवाज सही में सुनाई दी थी या नहीं। इस स्टेज पे आप डाउट कर सकते हैं। लेकिन जब वो आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाती है, तो आप इस बात को लेकर के सर्टेन हो जाते हैं कि वो आवाज आना बंद हो चुकी है।
फिर इसी प्रकार से अगर आप और एग्जांपल लें तो ये आपको दिखाएगा कि जो जितनी ज्यादा सेल्फ एविडेंस की डिग्री होगी उतनी ही ज्यादा वो रिलायबल होगी। जितनी ज्यादा डिग्री होगी सेल्फ एविडेंस की उतनी ज्यादा वो रिलायबल होगी। इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ जजमेंट सेल्फ एविडेंट फील होते हैं लेकिन वो सर्टेनिटी में वैरी कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो स्ट्रॉन्गर सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होते हैं वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं रादर देन वीकर वंस। डेरिवेटिव नॉलेज जो होती है वो रिक्वायर करती है कुछ प्रेमिसेस जो कि कुछ डिग्री ऑफ सेल्फ एविडेंस को दिखाएं, एंड दिस मस्ट persist throughout the reasoning process. Derivative knowledge requires that its premises have some degree of self evidence. Derivative knowledge, जब आप किसी नॉलेज को किसी एक फंडामेंटल नॉलेज से किसी आप एक सेकेंडरी नॉलेज को डिराइव कर रहे होते हैं, जो वो डेरिवेटिव नॉलेज होती है उसके लिए कुछ प्रेमिसेस आपको जरूरी होते हैं। जिन प्रेमिसेस से आप डिराइव कर रहे होते हैं उन प्रेमिसेस में कुछ डिग्री ऑफ सेल्फ एविडेंस जरूरी होती है और वो सेल्फ एविडेंस परसिस्ट करना चाहिए पूरे रीजनिंग के प्रोसेस में। इसी प्रकार से जो इंट्यूटिव नॉलेज है वो उतनी ही रिलायबल है जितनी वो सर्टेन है। जितनी सर्टेन होगी उतनी रिलायबल होगी और उतनी रिलायबल होगी जितनी वो सर्टेन। और इस प्रकार से हाई सर्टेनिटी नॉलेज कौन सी हो सकती है, जैसे कि आपको जो डायरेक्ट परसेप्शन होते हैं, जो आपको डायरेक्ट सेंस डेटा मिलता है वो हाईली सर्टेन है। जैसे कि दौड़ते हुए घोड़े की नाल की आवाज। और जो ट्रुथ्स आपको लॉजिक और अरिथमेटिक में मिलते हैं। इसी प्रकार से लो सर्टेनिटी नॉलेज का क्या एग्जांपल हो सकता है, जजमेंट्स दैट आर ओनली स्लाइटली मोर प्रोबेबल देन देयर अल्टरनेटिव्स। दो या दो से ज्यादा आपके पास जजमेंट्स हैं तो उसमें ज्यादा प्रोबेबल ऑप्शन क्या है या ज्यादा प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन क्या है, वो लो सर्टेनिटी नॉलेज के का एक एग्जांपल हो सकती है। इससे दरअसल ये कंक्लूड करते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग सेल्फ एविडेंस होगा उतनी ही ज्यादा वो नॉलेज ट्रस्टवर्दी होगी जो कि आप डराइव कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम ये माने, इफ वी फर्मली बिलीव इन एन इंट्यूटिव नॉलेज और अ वैलिड इन्फरेंस फ्रॉम इंट्यूशन एंड इट इज ट्रू वी हैव नॉलेज। If we firmly believe in an intuitive truth or a valid inference from intuition and it is true, we have knowledge. अगर हम किसी इंट्यूटिव ट्रुथ में किसी ट्रुथ में किसी इंट्यूटिव ट्रुथ में अपनी पूरी मान्यता को स्थापित करते हैं या अपनी पूरी मान्यता अपनी पूरी फेथ को रखते हैं या किसी वैलिड इन्फरेंस को हम करते हैं अपने इंट्यूशन के बेस्ड में और वो ट्रू होता है तो वो नॉलेज है। इफ वी फर्मली बिलीव इन सच अ थिंग एंड इट इज फॉल्स वी आर इन एरर। अगर हम किसी ऐसी चीज में मानते हैं और वो गलत है तो वो हम एरर कमिट कर रहे हैं। इस प्रकार से नॉलेज और एरर के बीच में एक डिस्टिंक्शन करते हैं। और नॉलेज वो हुई जो कि आप फर्मली बिलीव करते हैं, जो कि आप इंट्यूटिव ट्रुथ से डराइव करते हैं और जो आप वैलिड इन्फरेंसेस उस इंट्यूशन के बेस पे डराइव करते हैं। अगर वो ट्रू है तो वो नॉलेज है। फिर if we hesitatingly believe something with low self evidence it is a probable opinion। अगर आप किसी बिलीफ में थोड़ा अनमने मन से या थोड़ा हिचकते हैं किसी मान्यता को अपना मत मानने में या उस मान्यता के पीछे सेल्फ एविडेंस कम है तो वो ओपिनियन बन जाती है। तो इस प्रकार से तीन डिस्टिंक्शन बनते हैं, पहला नॉलेज, दूसरा एरर और तीसरा ओपिनियन। इस प्रकार से रसल कहते हैं कि मच ऑफ द नॉलेज इज प्रोबेबल ओपिनियन। अधिकतर जो आपकी नॉलेज है वो केवल एक आपका ओपिनियन या आपका एक मत हो सकता है, एक प्रोबेबल ओपिनियन हो सकता है।
हालांकि जो कोहेरेंस था वो डेफिनेशन या एक थ्योरी ऑफ ट्रुथ के तौर पे रसेल का मानना है फ्रेम रसेल का मानना है फेल कर गया, लेकिन वो यूजफुल हो सकता है ओपिनियंस को इवेलुएट करने में। और इस प्रकार से a coherent body of opinions is more probable than an isolated opinion। एक ओपिनियंस का एक जो स्ट्रक्चर्ड फ्रेम है, अगर वो है, तो वो अपने आप में ज्यादा प्रभावी हो सकता है किसी आइसोलेटेड ओपिनियन से। आपके पास कई सारे ओपिनियंस का एक स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क हो, वो ट्रू होना उसका ज्यादा प्रोबेबल है रादर देन सिर्फ एक मान्यता का। फिर इसके लिए रसल एक वेकिंग लाइफ और ड्रीम्स का एग्जांपल देते हैं, और वो कहते हैं कि इफ आवर ड्रीम्स वर एज कोहेरेंट एज वेकिंग लाइफ वी माइट नॉट डिस्टिंग्विश देम। अगर हमारे ड्रीम्स उतने ही कोहेरेंट होते, जैसे कि आप ड्रीम में देखते हैं कि आप चल रहे हैं रोड पे, अचानक से आप प्लेन में बैठ गए, तो अगर ये आपका ड्रीम कोहेरेंट होता आपके वेकिंग लाइफ से, तो आप इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं करते। लेकिन क्योंकि ड्रीम्स में कोहेरेंस नहीं होती है, या ड्रीम्स में कोहेरेंस वो कम होती है, इसलिए आप वेकिंग लाइफ में और ड्रीम में डिस्टिंग्विश करते हैं। कोहेरेंस कंफर्म्स वेकिंग लाइफ एंड कंडेम्स ड्रीम एज अनरिलायबल। कोहेरेंस आपकी वेकिंग लाइफ के एक्सपीरियंस को प्रमाणित करती है और आपके ड्रीम को अनरिलायबल बताती है। तो कंक्लूड करने के लिए रसल ने यहाँ पे नॉलेज के ऊपर एक चर्चा की, और जो प्लेटोनिक डायलॉग है प्रोटोगोरस के बारे में कि मैन इज द होमो मेंसुरा, या मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग, तो रसल उस बात पे प्रश्न करते हैं कि हम लोग किसी चीज के बारे में कैसे जान सकते हैं, हाउ कैन वी नो एनीथिंग एट ऑल। रसल कहते हैं कि उसके लिए आप डेरिवेटिव नॉलेज का सहारा ले सकते हैं। डेरिवेटिव नॉलेज ये होती है जो कि आप इन्फर करते हैं नोन प्रेमिसेस से, और वो नोन प्रेमिसेस भी इंट्यूटिवली नोन होनी चाहिए आपको। साइकोलॉजिकल इन्फेरेंस दूसरी तरीका है दूसरा तरीका है। साइकोलॉजिकल इन्फेरेंस इसके लिए एक मीडिएटिंग वेरिएबल है, और वो मीडिएटिंग वेरिएबल है कि आप किसी चीज में कितना मानते हैं, या अनकॉन्शियस लेवल पे कितना आपका बिलीफ है। वो एक्सप्लेन करता है कि आप कैसे नॉलेज डराइव करते हैं, और इस नॉलेज को डराइव करने के लिए आपको लॉजिक की जरूरत नहीं। फिर जो इंट्यूटिव नॉलेज है उसके लिए एक सेल्फ एविडेंस की एक सर्टेन डिग्री जरूरी है। Highly self-evident intuitions come from perception and sense data acquaintance। फिर belief corresponding to fact remains the ideal criterion for truth। कोई belief fact को correspond कर रही है या नहीं कर रही है, ये रसल के हिसाब से एक आइडियल क्राइटेरियन है ट्रुथ के लिए। Judgments can be true without direct acquaintance with fact, but they introduce the possibility of error। Provable opinion, the lowest category of self-evident truth having the weakest degree of self-evidence। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे रसल ने इस चैप्टर में नॉलेज को डिस्टिंग्विश किया एरर से, और कैसे उन्होंने एरर के नॉलेज और एरर के बीच में डिस्टिंक्शन को मेंटेन करते हुए ओपिनियन को बताया, और कैसे उन्होंने बताया कि अधिकतर जो हमारी नॉलेज है वो ओपिनियन के तौर पे ही एग्जिस्ट करती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे हम लोग एक और चैप्टर के साथ इस किताब के एक और चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, नमस्कार।